Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ह्यूमरस फ्रैक्चर के फिजियोथेरेपेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। हम ये बात करेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें यूज करके एक ह्यूमरस फ्रैक्चर के पेशेंट को रिहैबिलिटेट किया जा सकता है। अपने पिछले वीडियो में बेसिकली अगर हम एक छोटा सा रिकैप करें तो जिसमें हमने ट्रीटमेंट के बारे में बात किया था, उसमें इनिशियली जब डॉक्टर एग्जामिन करते हैं इमरजेंसी रूम में, तब वहां उसे एक स्प्लिंट, एक कास्ट लगाया जाता है सो दैट कि बोन को इंटैक्ट रखा जा सके, उसे फर्दर डिस्प्लेसमेंट से बचाया जा सके। उसके बाद उसको आइस अप्लाई किया जाता है सो दैट उसके जो पेन है, उसकी जो स्वेलिंग है, उसे कम की जा सके और साथ ही कुछ पेन किलर मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं। फिर हमने बात किया था नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो रहते हैं वो बेसिकली उनमें रिकमेंड किए जाते हैं जिनमें बोन्स को डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है या बोन में कोई भी फ्रैगमेंट में बोन डिवाइड नहीं हुई है फ्रैक्चर होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या में कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बोन बहुत वीक रहती है, तो ऐसे केसेस में हम सर्जिकल प्रोसेस नहीं यूज करते, हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स ही यूज करते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में हम एक्सरसाइज एडवाइस करते वक्त भी सावधानी रखेंगे और एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते वक्त भी हमें केयरफुल रहना है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में जब हमने देखा था तो हमने बात किया था कि अगर किसी को डिस्टल ह्यूमरस फ्रैक्चर है तो उसमें या तो डिस्प्लेस्ड होगा या नॉन डिस्प्लेस्ड या ओपन फ्रैक्चर हो सकते हैं। सो बेसिकली ओपन फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर्स कहलाते हैं जिनमें स्किन ब्रेक हुई है, ब्लड बाहर आया है और जो वुंड है वहां पे एक वुंड फॉर्म हो गया है। क्योंकि ऐसे फ्रैक्चर्स में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, ऐसे ओपन फ्रैक्चर्स में हमेशा सर्जिकल इंटरवेंशंस को यूज किया जाता है सो दैट इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके या इन्फेक्शन को फर्दर स्प्रेड होने से बचाया जा सके। और साथ ही पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स भी दिए जाते हैं इंट्रावेनस, सो दैट कि उससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, इन सब से बचाया जा सके। स्पेसिफिकली अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की हमने जो बात की थी उसमें देखा था हमने कि एक्सटर्नल फिक्सेशंस यूज किए जाते हैं, नेल्स और स्क्रूज यूज किए जाते हैं, प्लेट्स यूज किए जाते हैं सो दैट बोन्स को स्टेबलाइज किया जा सके, उसे जल्द से जल्द करेक्ट पोजीशन में लाया जा सके। लेकिन इस प्रोसेस में जो रिस्क रहता है वो ज्यादा रहता है क्योंकि हम कई बार सर्जिकल प्रोसेस में नर्व्स और हमारी वेसल्स इनको भी डैमेज इनमें डैमेज हो सकता है या इनमें इंजरी हो सकती है जिससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकते हैं। उसी में हमने देखा था कि ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशंस, यानी कि हम ओपनली उसे ओपन इंजरी को हम इंटरनल फिक्सेशन के साथ साथ हम फिक्स कर सकते हैं, फ्रैक्चर को हम डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर को करेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ हमें एक तरह से अल्नर नर्व के रिप्लेसमेंट या अल्नर नर्व के प्लेसमेंट के बारे में केयरफुल रहना होता है, अदरवाइज अल्नर नर्व को इंजरी हो सकती है, अल्नर नर्व के एंट्रैपमेंट के कारण हमें फर्दर कॉम्प्लिकेशंस और अराइज हो सकते हैं। बोन ग्राफ्टिंग या ऑस्टियोटोमी जैसे प्रोसीजर्स के बारे में भी हमने बात किया था और आखिर में हमने सबसे देखा था कि हम अगर कोई भी प्रोसेस सर्जिकल प्रोसेस प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, खास तौर पे यंग पेशेंट्स में।
सो ऐसे पेशेंट्स जिनमें टोटल एल्बो रिप्लेसमेंट होता है तो उनमें जो वेट बेयरिंग कैपेसिटी होती है, वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है। वो 5 पाउंड्स से ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पाते हैं और उन्हें हमेशा उम्र भर केयरफुल रहना होता है, हमेशा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर के। इसलिए यंग पेशेंट्स में इसे यूज नहीं किया जाता है। वहाँ जनरली आर्थ्रोडेसिस को ही प्रेफर किया जाता है, जिसे हम फ्यूजन कहते हैं, सो दैट कि जो उनकी डेली एक्टिविटीज है, फिजिकल एक्टिविटीज है, उसे किसी तरह से हैम्पर ना किया जा सके। फिर भी हर ट्रीटमेंट में बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग होता ही है। अगर सर्जिकल इंटरवेंशन है तो फिर उसके बाद फिजियोथेरेपेटिक इंटरवेंशंस का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी इम्पोर्टेंट, अगर हम सर्जिकल इंटरवेंशन के कॉम्प्लिकेशन से हम बचना चाहते हैं तो हमें इन्फेक्शन से बचना है। हमें अपने जो ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, उन्हें डॉक्टर को सर्जरी करते समय सेव करना है। वहां क्योंकि एक रिस्क होता है, इसलिए और फर्दर पोस्ट फ्रैक्चरल स्टिफनेस से बचने के लिए पेशेंट को हमेशा जल्द से जल्द फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में लाना पड़ता है। तो जब हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस की बात करेंगे, जिसमें हम वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस के रेपिटेशंस देखेंगे, सेट्स देखेंगे कि हर एक्सरसाइज को कितने रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं, कितने सेट परफॉर्म करने हैं। और हर एक्सरसाइज का एक अपना ही इम्पोर्टेंस होगा और एक अपना ही रोल होगा। सो उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। सो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है हमारी थंब लिफ्ट। सो इसको करने के लिए जैसा इस इमेज में दिखाया गया है, हमें अपने हैंड को एक फ्लैट सरफेस में प्लेस करना है, सो दैट हमारे जो पाम है वो अपवर्ड फेसिंग रहे, यानी कि पाम फेसिंग टुवर्ड्स द सीलिंग या टुवर्ड्स द स्काई। फिर हमें अपने जो थंब है उसे अपने 4 फिंगर में हमें, यानी रिंग फिंगर में, आपके बेस में हमें रेस्ट करना है। फिर हमें अपने थंब को वहां से दूर लेके जाना है और इस डिस्टेंस में रखना है कि वो हमारे 4 फिंगर से परपेंडिकुलर रहे। हमें एक तरह का स्ट्रेच फील होगा जो हमारे थंब में होगा, जो हमें बैक ऑफ द थंब एक स्ट्रेच फील होगा और हमारे अक्रॉस द पाम एक स्ट्रेच फील होगा। हमें अपने थंब को अप्रोक्सीमेटली अबाउट 6 सेकेंड्स के लिए एक्सटेंड करके रखना है और फिर रिलीज करना है। इसी एक्सरसाइज को हमें
8 to 12 टाइम्स रिपीट करना है और कोशिश करना है कि एटलीस्ट हम 2 सेट इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करें ऑन डेली बेसिस। बेसिकली इस एक्सरसाइज से हमारा जो पाम है वो स्ट्रेंथनिंग रहती है, पाम में सेंसेशन मेंटेन रहते हैं, और साथ ही हमारी जो ग्रिपिंग है उसमें भी हमें, क्योंकि पोस्ट फ्रैक्चरल स्टिफनेस में हमें ग्रिपिंग की कमी देखने को मिलती है, इसलिए हमें पोस्ट फ्रैक्चरल स्टिफनेस की ग्रिपिंग से बचने के लिए हमें इन एक्सरसाइजेस 4 फिंगर्स, हमारे फिंगर्स, इनकी एक्सरसाइजेस हमें करना बहुत जरूरी होता है और हमें इसे रिपीट करना है 8 to 12 टाइम्स, सो दैट की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग हमारे थंब में मेंटेन रहे। ऑपोजिशन स्ट्रेच। सो बेसिकली इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेशेंट को अपने थंब से हर फिंगर को टच करना होता है। सो ईच फिंगर के जो टिप है, जो लिटिल फिंगर है, और उससे हमें लिटिल फिंगर के टिप तक पहुंचना है, और साथ ही हमें उस लिटिल फिंगर के टिप को टच करना है। फिर हमारे रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इन सब के टिप को, सबके बेस को, सबके टिप को हमें टच करते रहना है, सो दैट कि हमारे फिंगर्स में जो मूवमेंट है वो मेंटेन रहे। रिस्ट फ्लेक्शन। सो रिस्ट फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस बेसिकली हम अपने रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग के लिए करते हैं। और इनिशियली जैसा इस इमेज में दिखाया गया है, कोई ऑब्जेक्ट होल्ड करना है, इनिशियली हम सिंपल रिस्ट फ्लेक्शन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, और जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथनिंग होती है वैसे वैसे हम एक हैमर या एक हैंडल या एक हम कैन होल्ड कर सकते हैं, बट इनिशियली हमें विदाउट एनी ऑब्जेक्ट करना है, किसी ऑब्जेक्ट के बिना हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। सिंपल रेंज ऑफ मोशन, सिंपल मूवमेंट हमें करना है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेशेंट को कंफर्टेबली बैठना है, या सुपाइन पोजीशन में भी इस एक्सरसाइज को की जा सकती है। फिर हमें अपने जो रिस्ट है उसे बेंड करना है अपवर्ड, और स्लोली हमें नीचे की तरफ लेके आना है, और हमें स्टार्टिंग पोजीशन यानी हमें एकदम नीचे की तरफ लेके जाना है। अगर हमने नीचे से स्टार्ट किया है तो ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। इसे हमें एटलीस्ट 3 सेट परफॉर्म करने हैं 10-10 रेपिटेशंस के।
और ग्रेजुअली हमें इंक्रीज करना है हमारा जो वेट है कैन का, या हमारी जो वेट हम होल्ड कर रहे थे उसे हमें ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। बट इनिशियली हमें यहाँ पे किसी भी तरह का फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक के फर्स्ट मंथ में जब तक हमें नॉर्मल स्ट्रेंथनिंग मेंटेन नहीं हो जाती, तो हमें विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, बिना किसी भी वेट के ये एक्सरसाइजेज हमें परफॉर्म करनी। रिस्ट रेडियल डेविएशन स्ट्रेंथनिंग। सो इस एक्सरसाइज को भी हमें इनिशियली बिना किसी वेट के करने हैं, और उसके बाद हमें जब हमारी स्ट्रेंथनिंग मेंटेन हो जाती है, स्ट्रेंथ हम प्रॉपर मेंटेन कर पाते हैं, तो हमें हमारा जो साइडवेज पोजीशन है, हमें जो स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमें वेट यूज करने। इसके लिए हमें जो रिस्ट है उसे अपने साइडवेज पोजीशन में हो रखना है, और हमारा जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। हमें एक कोई भी हैमर हैंडल या कोई भी ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हमें जो रिस्ट है उसे बेंड करना है, जिसमें हमारे जो थंब है वो टूवर्ड्स द सीलिंग की तरफ जाएंगे, यानी जो थंब है उसे हमें अपनी तरफ लेकर के आना है, यानी हमारे टूवर्ड्स हमारे शोल्डर की तरफ हमें, सीलिंग की तरफ हमें लेके जाना है। और फिर स्लोली पेशेंट को उसे अपने स्टार्टिंग पोजीशन यानी कि न्यूट्रल पोजीशन में लेके आना। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते समय पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि उसके 4 आर्म्स मूव नहीं करने चाहिए पूरे एक्सरसाइज के दौरान, और कम से कम 3 सेट इस एक्सरसाइज के जरूर परफॉर्म करने हैं, और हर सेट में एटलीस्ट 10 रेपिटेशन हमें परफॉर्म करने।
रिस्ट एक्सटेंशन। सो जैसा हमने रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने एक हैंडल पकड़ा, हमने इनिशियली विदाउट वेट किया, फिर हमने वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज किया। सेम उसी तरीके से हमें ये एक्सरसाइज भी परफॉर्म करनी। इसके लिए हमें अपने जो रिस्ट है उसे अपवर्ड की तरफ बेंड करना है इनिशियली, और फिर नीचे की तरफ लेके आना है, यानी हमारे स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आना है। इनिशियली इसमें भी हमें किसी भी तरह का वेट यूज नहीं करना है, और जब हम एक स्ट्रेंथनिंग, जब हम एक स्ट्रेंथ मेंटेन कर ले, जब हम एक स्ट्रेंथनिंग मेंटेन हो जाए, हमें स्ट्रेंथ फील होने लगे हमारे फोर आर्म्स में, हमारे रिस्ट में, तब हम वेट यूज कर सकते हैं। और हमें इस एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं, 10-10 रेपिटेशन। और हर एक्सरसाइज और हर सेट में हमें 10 रेपिटेशन करने हैं, और ग्रेजुअली इंक्रीज करना है इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हमारे वेट को। बट वो केयरफुल होना चाहिए, और वो एक ड्यूरेशन के बाद ही वो प्रोग्रेशन होनी चाहिए। जब हम हर एक वेट से एटलीस्ट 10 रेपिटेशन इजीली परफॉर्म कर ले, तभी हमें नेक्स्ट वेट की तरफ जाना है। ग्रिप स्ट्रेंथनिंग। सो ग्रिप स्ट्रेंथनिंग के लिए हमें एक रबर बॉल लेना है, और उसे स्क्वीज करना है। जब हम स्क्वीज कर रहे हैं तो हमें 5 सेकंड का होल्ड रखना है, और फिर रिलीज करना है। स्क्वीज करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारे पांचों फिंगर्स की प्रॉपरली सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और हमें 3 सेट परफॉर्म करने हैं 10-10 रेपिटेशंस के। ये एक्सरसाइज पेशेंट कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, इससे कोई भी डीमेरिट या साइड इफेक्ट्स नहीं होते। पेशेंट को 3 सेट, एटलीस्ट 3 सेट 10-10 रेपिटेशंस की इस एक्सरसाइज के जरूर परफॉर्म करने हैं, और इससे उनकी जो ग्रिपिंग है वो इम्प्रूव होती है। क्योंकि बेसिकली अगर किसी को ह्यूमरस फ्रैक्चर हुआ है, तो ह्यूमरस फ्रैक्चर्स के बाद पेशेंट की जो ग्रिपिंग होती है वो कम हो जाती है, पेशेंट ग्रिप नहीं कर पाते हैं, पेशेंट फिस्ट फॉर्म नहीं कर पाते। तो जब हम बॉल को स्क्वीज करते हैं और होल्ड करके रखते हैं, तो हम अल्टीमेटली एक फिस्ट फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और फिर हम 3 सेट परफॉर्म करेंगे, रिपीटेटिवली परफॉर्म करेंगे, तो एक प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग भी रहती है, और मूवमेंट भी रहता है हमारे फिंगर्स में और हमारे पाम में।
फिंगर स्प्रिंग। सो फिंगर स्प्रिंग एक्सरसाइज करने के लिए बेसिकली पेशेंट को एक रबर बैंड प्लेस करना है अपने फिंगर्स के अराउंड और हमारे थंब के बाहर। सो जिससे हमारी जो पांचों उंगलियां हैं, हमारे पांचों जो फिंगर्स हैं, उनमें प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट रहे। फिर हमें इस ही रबर बैंड को फिंगर से हमें स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच करते समय हमें ये ओपन करते समय हमें प्रॉपर मेंटेन करना है, प्रॉपर होल्ड में मेंटेन करना है। इससे बेसिकली हमारी जो फिंगर्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। और जब हम इसी एक्सरसाइज को हमें एटलीस्ट 3 सेट परफॉर्म करने हैं, 10-10 रेपिटेशंस ईच। हर सेट में एटलीस्ट 10 रेपिटेशंस हमें परफॉर्म करने हैं। पेंडुलम एक्सरसाइज। तो पेंडुलम एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को बेसिकली एक काउंटर या एक टेबल का सपोर्ट चाहिए होता है। इसके लिए पेशेंट को एक हाथ अपना काउंटर या टेबल पर प्लेस करना है और आगे की तरफ लीन करना है। और हमें जो दूसरा आर्म है हमारा उसे फ्रीली हैंग होने देना है साइड में। स्पेसिफिकली वो आर्म जो इंजर्ड है, जो जिसमें फ्रैक्चर हुआ है, वो हमें साइड में फ्रीली हैंग होने छोड़ देना। फिर हमें जेंटली स्विंगिंग मूवमेंट करने हैं हमारे आर्म की, यानी कि एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड मूवमेंट करना है हमारे आर्म्स का। इस एक्सरसाइज को हमें रिपीट करना है, मूविंग हमारे आर्म्स को साइड बाय साइड। पहले हम फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे, फिर हम साइड बाय साइड मूवमेंट करेंगे, फिर हम सर्कुलर मोशन में रिपीट करेंगे। जब हम इसको एक हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम जो भी करें, जो भी मूवमेंट हम करें, वो मूवमेंट एक एंटायर एक सीक्वेंस में होना चाहिए। और हमें दूसरे हाथ से भी हमें ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, सो दैट स्ट्रेंथ में इम्बैलेंस क्रिएट ना हो और किसी तरह का ट्रिकी मूवमेंट की कोई भी पॉसिबिलिटी ना हो। इस एक्सरसाइज को हमें 2 सेट परफॉर्म करने हैं और हर सेट में एटलीस्ट 2-2 रेपिटेशन, 10-10 रेपिटेशन हमें परफॉर्म करने हैं। बेसिकली इससे हमारे जो रोटेटर कफ मसल्स है उनमें मूवमेंट होता है, उनका जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी इंक्रीज होता है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो बैक है वो राउंडेड नहीं होनी चाहिए, हमारी नीज लॉक नहीं होनी चाहिए। हमें कंफर्टेबल पोजीशन में आगे की तरफ लीन करना है और फिर हैंड को साइड में हैंग करते हुए हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड, साइडवेज और सर्कुलर मोशन का मूवमेंट करना है।
तो कुछ इस तरह जैसा इस इमेज में हम देख पा रहे हैं, हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। हमें एक काउंटर के सपोर्ट लेना है और उससे पहले हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन में आगे की तरफ लीन होना है। हमारे नीज लॉक्ड नहीं होने चाहिए और हमारा जो बैक है वो प्रॉपरली पोस्चर्ड होना चाहिए, किसी तरह का राउंडेड मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें ये जो हमारा जो हैंड है उसे प्लेस करना है टेबल में या काउंटर में, और उसे कंफर्टेबली हमें, और हमारा जो दूसरा आर्म है, जो अफेक्टेड आर्म है, उसे हमें आगे की तरफ हैंग करना है। फिर हमें पेशेंट को ये लीन कर आगे की तरफ लीन करते हुए पेशेंट को फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज और सर्कुलर मूवमेंट में ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म बेसिकली 2 सेट में करने हैं और हर सेट में एटलीस्ट 10 रेपिटेशंस होने चाहिए, सो दैट ये एक्सरसाइजेस से पेशेंट के जो रोटेटर कफ मसल्स है उनमें मूवमेंट हो सके, उनकी साथ ही उनकी स्ट्रेंथनिंग भी हो सके। इसी एक्सरसाइज को पेशेंट को अपने अपोजिट आर्म से भी रिपीट करना है, और रिपीट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्चर आर्म से जब हम सपोर्ट ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हम फ्रैक्चर आर्म की तरफ लीन ना हो। हमें एक प्रॉपर बॉडी मैकेनिक मेंटेन करके रखनी है। क्रॉस ओवर आर्म स्ट्रेच। क्रॉस ओवर आर्म स्ट्रेच करने के लिए पेशेंट को अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करना है और अपने एक आर्म को चेस्ट के अक्रॉस ले जाते हुए जितना पॉसिबल है उसे हमें अपर आर्म में होल्ड करना, यानी अपने जो आर्म है उसे हमें दूसरे आर्म से अपोजिट आर्म को टच करना है अपने चेस्ट के अक्रॉस ले जाते हुए। फिर हम पेशेंट को ये जो स्ट्रेच है उसे 30 सेकेंड्स के लिए फील करना है और फिर 30 सेकेंड्स में उसे रिलैक्स करना है। दोनों आर्म से हमें इसे रिपीट करना है एटलीस्ट 4 टाइम्स विथ ईच। यानी अगर हम लेफ्ट साइड से 4 टाइम्स कर रहे हैं तो हमें राइट साइड से भी एटलीस्ट 4 टाइम्स ही एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। किसी भी तरह का हमें पुल या प्रेशर हमारे एल्बोज पे नहीं देना है, क्योंकि अगर हमारा डिस्टल ह्यूमरस का फ्रैक्चर है तो उससे हमारे जो
फ्रैक्चर जो हील हो रहे थे, जो स्ट्रेंथनिंग हो रही थी, वो हैम्पर हो सकती है और इससे वहाँ के जो मूवमेंट है वो और ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं और कंडीशंस इम्प्रूव होने के बजाय वो कंडीशन डिटोरिएट हो सकती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का प्रेशर हमें एल्बो जॉइंट में नहीं देना है। हम अगली स्लाइड में इसको इमेज से भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को बेसिकली हमें परफॉर्म कैसे करना है। तो जैसा हमें इस इमेज में देख पा रहे हैं कि हमें अपने एक हाथ से, अपने एक आर्म से दूसरे आर्म को अक्रॉस, चेस्ट के अक्रॉस ले जाना है और अपने आर्म्स को हम अपोजिट शोल्डर की तरफ लेके जाते हुए अपने आर्म से होल्ड करना है। सपोज हम लेफ्ट आर्म को अपने राइट शोल्डर की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमें राइट आर्म से अपने आर्म, लेफ्ट आर्म को सपोर्ट करना है। और ये ध्यान रखना है सपोर्ट करते वक्त या होल्ड करते वक्त कि हमें एल्बो जॉइंट में एक्सेसिव प्रेशर नहीं लगाना है, अदरवाइज जो हमारा डिस्टल एंड का अगर फ्रैक्चर है तो उससे हमारे मूवमेंट और रेस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर इनिशियली पेशेंट ये स्ट्रेचेस परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें उनके जो मूवमेंट्स है वो और ज़्यादा पेनफुल हो सकते हैं और वो पेन के कारण ये पेशेंट पूरा स्ट्रेच होल्ड नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले पेशेंट को हो इस स्ट्रेच को होल्ड रखना है फॉर 30 सेकेंड्स और फिर रिलैक्स होते हुए 30 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स करते हुए फिर उन्हें इसी स्ट्रेच को रिपीट करना है और रिपीट करने के बाद इन्हें एटलीस्ट हमें 4 टाइम्स, लेफ्ट से 4 और राइट से 4 दोनों आर्म से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। उसके बाद हमें रिलैक्स होकर के हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाना है। पैसिव इंटरनल रोटेशन। तो पैसिव इंटरनल रोटेशन करने के लिए पेशेंट को बेसिकली एक स्टिक का सपोर्ट या स्टिक लगेगी।
पेशेंट को अपने एक हाथ से स्टिक को होल्ड करना है और दूसरे हाथ से जो स्टिक का जो दूसरा एंड है उसे होल्ड करना है। यानी हमें जो दोनों एंड है स्टिक के उसे होल्ड करना है। फिर हमें इस स्टिक को हॉरिजॉन्टली, जैसा हम इमेज में भी देखेंगे आगे, कि एक पैसिवली स्ट्रेच करते हुए हमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना है। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते वक्त हमें एक पुल फील होगा, एक सर्टेन पॉइंट होगा, उस पॉइंट तक हमें स्ट्रेच करना है जहां तक हमें पुल फील हो जाए। बट ये ध्यान रखना है कि वो जो पुल फील कर रहा है पेशेंट, वो पेन नहीं होना चाहिए या किसी तरह का पेन का एग्रीवेशन नहीं होना चाहिए। पेशेंट को होल्ड रखना है 30 सेकेंड्स के लिए और फिर 30 सेकेंड्स के बाद उसे रिलैक्स करना है। और दोनों साइड से एटलीस्ट 4 टाइम्स हमें रिपीट करनी है। तो बेसिकली अगर हम लेफ्ट साइड का मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड 4 टाइम्स और राइट साइड 4 टाइम्स हमें ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करने हैं। इससे बेसिकली हमारे जो इंटरनल जो रोटेटर्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। और क्योंकि हम एक स्टिक के सपोर्ट से कर रहे हैं, हम एक स्टिक को होल्ड करके कर रहे हैं, तो एक पैसिव एक्सरसाइज हम इसे कह सकते हैं। जब भी हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। पहला प्रिकॉशन हमें ये लेना है कि जो स्टिक है वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, बहुत लाइट वेट स्टिक होनी चाहिए। दूसरा प्रिकॉशन हमें ये लेना है कि हमें लीन नहीं होना, आगे की तरफ लीन नहीं होना, या हमें ट्विस्ट नहीं होना है जब हम स्टिक को अपनी तरफ या अपने साइड वेज में हम पुल कर रहे हैं। सो दैट कि अगर हम किसी भी तरह का ट्रिकी मूवमेंट ना हो और हमारा जो टारगेट मसल ग्रुप से हम उन्हीं में मूवमेंट करके हम टारगेट कर सके। सो इसको बेसिकली हमें 4 टाइम्स रिपीट करना है और 30 सेकेंड के होल्ड के इंटरवल के साथ ही हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। सो कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। पेशेंट को अपने पीछे एक स्टिक होल्ड करनी है और स्टिक होल्ड करने के बाद दोनों एंड में प्रॉपर होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद पेशेंट को अपने साइड वे मूवमेंट करना है और पैसिव मूवमेंट हमें परफॉर्म करने हैं। हमें पहले लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट, एक हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड मूवमेंट, और हमें राइट साइड का मूवमेंट परफॉर्म करना है। एटलीस्ट हमें 2 सेट परफॉर्म करने हैं और जिसमें हमें 4 रिपीटेशन दोनों साइड की होने चाहिए। इस एक्सरसाइज को करते वक्त पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि वो आगे की तरफ लीन ना हो या साइड वेज की ट्विस्टिंग पेशेंट ना कर रहा हो, सो दैट हम स्पेसिफिक अपने रोटेटर ग्रुप ऑफ मसल्स को हम टारगेट कर सके।
पैसिव एक्सटर्नल रोटेशन, सो अभी तक हमने पिछले स्लाइड में बात किया पैसिव इंटरनल रोटेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे पैसिव एक्सटर्नल रोटेशन के बारे में। सो पैसिव एक्सटर्नल रोटेशन करने के लिए पेशेंट को, जैसे हमने इंटरनल रोटेशन में स्टिक को ग्रैब किया था, उसी तरीके से वही स्टिक हमें यूज करनी, और एक हाथ से हमें स्टिक को ग्रैब करनी है और दूसरे एंड से, यानी कि हमारी एक कप शेप बना करके दूसरे एंड से हमें ग्रैब करनी है। हमें अपने जो एल्बोज है उन्हें, जो शोल्डर है, हम अब जब हम उन्हें स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमें एल्बोज को साइड में रखना है और हॉरिजॉन्टली हमें उसे पुश करना है स्टिक को। जैसा हम अगली स्लाइड में जब इमेज में देखेंगे तो हम समझेंगे। और एक ऐसे पॉइंट तक उसे पुश करना है स्टिक को हॉरिजॉन्टली जहां पे उसे पुल फील हो जाए। ये पुल ध्यान रखना है कि पेनफुल नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमें एक स्ट्रेच फील करना है। जिस पर्टिकुलर मोमेंट में या जिस पर्टिकुलर सेकेंड में पेशेंट को पुल फील हो जाए, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में पेशेंट को 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है और फिर पेशेंट को रिलैक्स करना है 30 सेकेंड्स के लिए। दोनों साइड्स, आइदर ऑफ द साइड्स में हमें एटलीस्ट 4 ईच साइड परफॉर्म करने हैं, यानी कि 4 रिपीटेशंस हमें दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड हमें परफॉर्म करने हैं। इस एक्सरसाइज को करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारा जो हिप्स है वो फॉरवर्ड फेसिंग होना चाहिए और किसी भी तरह का ट्विस्टिंग या साइडवेज मूवमेंट नहीं होने चाहिए। अदरवाइज हम जो टारगेट मसल्स, जिन मसल्स को हम टारगेट कर रहे हैं, उन मसल्स में वो टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे और हमारे जो रोटेटर मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने जो हिप्स हैं उन्हें प्रॉपर फॉरवर्ड फेसिंग रखना है और उन्हें किसी भी तरह के ट्विस्टिंग या साइडवेज मूवमेंट से बचाना है। सो कुछ इस तरह से ये हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, यानी पैसिव एक्सटर्नल रोटेशन हमें कुछ इस तरह से परफॉर्म करनी है। सबसे पहले पेशेंट को अपने एल्बोज स्टिक करने हैं अपने साइड में, फिर कप शेप में अपने पाम को कप शेप बनाते हुए हमें स्टिक को होल्ड करना और फिर हमें साइडवेज मूवमेंट करना है, यानी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना है स्टिक का। जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का मूवमेंट हमारे एल्बोज में नहीं होना चाहिए। हमारे एल्बोज प्रॉपरली प्लेस्ड होने चाहिए और हमारे जो शोल्डर्स है, जो मूवमेंट है हमारे वो शोल्डर जॉइंट से होना चाहिए। सो दैट जब हम एक्सटर्नली हम साइडवेज ले जा रहे हैं तो हमारे शोल्डर्स एक्सटर्नली रोटेट हो और रोटेटर कफ मसल्स का एक्टिवेशन हो सके, उनकी स्ट्रेंथनिंग हो सके। सो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि उसके हिप प्रॉपरली फॉरवर्ड होने चाहिए और किसी भी तरह का ट्विस्टिंग या साइडवेज मूवमेंट नहीं होने देना है और साथ ही एटलीस्ट 4 रिपीटेशंस दोनों साइड में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर दें।
अब हम बात करते हैं हमारे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट्स के बारे में, जो बेसिकली हमारे बेसिक जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमारे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही होते हैं। सो फ्लेक्शन एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को स्टैंड होना, खड़े होना है और एक स्टिक को होल्ड करके रखना है। जब हम स्टिक को होल्ड कर रहे हैं तो हमारे जो पाम्स हैं वो डाउनवर्ड फेसिंग होने चाहिए, और हमारे जो स्ट्रेच आर्म्स को हमें स्ट्रेच करते हुए अपने स्टिक को हमें लिफ्ट करना है ओवर द हेड, और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो एल्बोज है ये स्ट्रेट रहे। जब हम ओवर द हेड लिफ्ट कर रहे हैं तो हमें लिफ्ट करते समय पेशेंट को एटलीस्ट 5 सेकेंड का होल्ड रखना है और फिर नीचे की तरफ आना है। यानी अगर हम 0 से लेके 180 डिग्री तक का मूवमेंट कर रहे हैं तो फिर हमें 180 डिग्री से 0 तभी आना है जब हम 5 सेकेंड का एटलीस्ट एक होल्ड हम मेंटेन कर सकें। तो रिपीट करना है एटलीस्ट 10 टाइम्स, और हम कोशिश करना है कि हमें एटलीस्ट 2 से 3 सेट या दिन में कम से कम 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। एक्सटेंशन, तो बेसिकली एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को खड़े होना है, स्टैंड होना अपराइट, और अपने जो एक स्टिक है उसे होल्ड करना है बिहाइंड अपने बैक, यानी अपने कमर के पीछे हमें होल्ड करना है स्टिक को। फिर हमें स्टिक को अपनी कमर से दूर ले जाते हुए मूवमेंट करना है, यानी कोशिश करना है कि हम जितना दूर लेके जा सके अपने कमर से। इस पोजीशन को हमें होल्ड रखना है एटलीस्ट फॉर 5 सेकेंड्स, यानी कि एंड पोजीशन में हमें 5 सेकेंड्स का होल्ड करना है। फिर हमें रिलैक्स होना है और रिपीट करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। हमें ये एक्सरसाइज भी हमें 10 टाइम्स को रिपीट करनी है और परफॉर्म करनी है एटलीस्ट 2 से 3 बार। सो बेसिकली फ्लेक्शन से हमारे फ्लेक्सर स्ट्रेंथनिंग होगी और हमारे एक्सटेंशन एक्सटेंशन से हमारे एक्सटेंसर स्ट्रेंथनिंग होगी, जो हमारे बेसिक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होती है। तो ये हम एक स्टिक की हेल्प से कर सकते हैं। फ्लेक्शन के लिए हमें ओवरहेड लिफ्टिंग करनी है, और एक्सटेंशन के लिए पेशेंट को अपराइट खड़े होकर के अपने कमर के पीछे स्टिक को प्लेस करके होल्ड करके कमर से दूर ले जाने की कोशिश करनी। इसी एक्सरसाइज को हम बैंड एक्सरसाइज भी कहते हैं। सो फ्लेक्शन करने के लिए जैसा हम इमेज में देख पा रहे हैं, हमें स्टिक को पाम फेसिंग डाउनवर्ड होल्ड करना है और स्टिक को हमें लिफ्ट करना है ओवर द हेड। फिर हमें 5 सेकेंड का होल्ड रखना है और फिर हमें नीचे यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। वही एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को एक स्टिक यानी बैंड होल्ड करना है अपनी कमर के पीछे, और फिर पेशेंट जितना एक्सटेंड कर सकता है अपने आर्म्स को उतने एक्सटेंड करना है। बट ये ध्यान रखना है कि हमारे एल्बोज जो है वो बेंड नहीं होने चाहिए, वो स्ट्रेट रहने चाहिए। फिर पेशेंट को अपने एक कमर से दूर ले जाने की कोशिश करनी है उस पर्टिकुलर स्टिक को या उस पर्टिकुलर बैंड। जिस पोजीशन में पेशेंट को एक स्ट्रेच या पुल फील हो जाए तो उस पोजीशन में पेशेंट को एटलीस्ट 5 सेकेंड्स का होल्ड रखना है, और फिर
स्टार्टिंग पोजीशन में वापस से लेकर आना है। एटलीस्ट 10 टाइम्स हमें ये एक्सरसाइजेस रिपीट करनी है और कोशिश करनी है कि अगर हम दिन में कम से कम 2 से 3 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकें। बेसिकली फ्लेक्शन से हम अपने जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है, हमारे जो शोल्डर की जो रेंज ऑफ मोशन है, वो हम इंक्रीज करते हैं। और एक्सटेंशन से भी हम अपने जो शोल्डर की एक्सटेंसार्स है, उनकी हम स्ट्रेंथनिंग और उनको एक्टिवेशन हम करते हैं। सो ये हमारी बेसिक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होती हैं, जिन्हें हमें डेली बेसिस में परफॉर्म करना है हमारे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में। पूरे रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। धीरे धीरे इनिशियली हमें वेट हम इंक्रीज कर सकते हैं। शोल्डर एबडक्शन एंड एडक्शन। सो शोल्डर एबडक्शन और एडक्शन एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को अपराइट पोजीशन में खड़े होना है। एक स्टिक को होल्ड करना है दोनों हाथों से। पाम जो हमारा फेसिंग रहेगा वो हमारे बॉडी से अवे फेसिंग रहेगा। फिर हमें जो स्टिक है उसे अपने थाइज पर रेस्ट करना है और अपने एल्बोज को स्ट्रेट रखते हुए हमें इसे अपने आइदर आर्म्स की तरफ साइडवेज मूवमेंट लेके जाना है। और फिर हमें लिफ्ट करना है एज हाई एज पॉसिबल। यानी हम एक बार साइड मूवमेंट करेंगे और फिर हम लिफ्ट करेंगे एज हाई एज पॉसिबल। जब हम इस मूवमेंट को करेंगे तो हमें एक स्ट्रेच फील होगा हमारे एबडक्टर्स और एडक्टर्स में।
उस पर्टिकुलर मूवमेंट या उस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें 5 सेकेंड्स का होल्ड रखना है और 10 टाइम्स हमें रिपीट करना है। हमें ये एक्सरसाइज है दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड ही हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है और रिपीट करनी है। सो बेसिकली इससे हमारे जो एब्डक्टार्स है, हमारी जो एडक्टार्स है, उनका एक्टिवेशन होता है और उससे उनकी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट होती है। और उसी के साथ हमारी जो शोल्डर जॉइंट की जो स्टिफनेस होती है, जो डेवलप होती है पोस्ट फ्रैक्चरल स्टिफनेस, उनसे भी हम बच सकते हैं या हम कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं। तो जैसा इस इमेज में दिखाया जा रहा है, बैंड एक्सरसाइज शोल्डर एबडक्शन और रिडक्शन, वैसा ही हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। हमें बैंड को अपने थाई में रेस्ट करना है, फिर हमें साइडवेज मूवमेंट करते हुए एज हाई एज पॉसिबल हमें लिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और फिर हमें इसे 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है और रिपीट करना है 10 टाइम्स। और इस एक्सरसाइज को हमें एटलीस्ट दिन में 2 बार जरूर परफॉर्म करने हैं। बेसिकली हमारे जितने भी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हमने देखे, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, हमारे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, शोल्डर रिडक्शन, शोल्डर एबडक्शन, तो ये बेसिकली हमारे बेसिक रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होती हैं जिससे हम अपने मसल ग्रुप्स को एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के साथ ही उनकी हम स्ट्रेंथनिंग भी कर सकते हैं। इन्हें हमें डेली बेसिस में परफॉर्म करना है। पिक्टोरलिस स्ट्रेच। पिक्टोरलिस स्ट्रेच करने के लिए पेशेंट को अपने दरवाजे के पास या कॉर्नर में खड़े होना, जो दोनों आर्म्स हैं वो वॉल में प्लेस होने चाहिए स्लाइटली हमारे हेड लेवल के ऊपर। फिर हमें आगे की तरफ लीन होना है, यानी फॉरवर्ड हमें लीनिंग करनी है जब हमारे शोल्डर्स में स्ट्रेच फील होने लग जाए। तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन में हमें अपने शोल्डर्स, हमारे पेक्टोरलिस मसल्स में स्ट्रेच फील हो जाए, वहां हमें एटलीस्ट 15 to 30 सेकेंड्स का होल्ड करना है और फिर हमें रिपीट करना है 3 टाइम्स। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रेच से बेसिकली हमारे जो शोल्डर में एक अच्छा स्ट्रेच फील होता है, हमारी पेक्टोरलिस मसल्स में स्ट्रेच फील होता है और हमें होल्ड जब हम रखते हैं एटलीस्ट 15 to 30 सेकेंड्स का, तो वो स्ट्रेच से हमारी मसल्स जो है फ्लेक्सिबल होती है
हमें इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट 2 से 3 बार रिपीट करनी। बाइसेप स्ट्रेच। सो बाइसेप स्ट्रेच करने के लिए पेशेंट को एक वॉल फेस करके खड़े होना, एटलीस्ट 6 इंचेस हमें अब दूर रहना है वॉल से। फिर अपने आर्म्स को हमें रेज करना है अपने साइड में, और जो थंब है वो हमारा पाम डाउन होना चाहिए, और हमारा जो थंब है वो हमारे हैंड और अगेंस्ट दी वॉल होना चाहिए। हमें अपने पूरे एक्सरसाइज में हमें अपने एल्बोज को स्ट्रेट रखना है। फिर हमें अपने जो बॉडी है उसे रोटेट करना है अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट कि जब तक हमें एक स्ट्रेच फील न हो जाए हमारे बाइसेप्स में। फिर हमें होल्ड रख, जब हमें स्ट्रेच फील होने लग जाए हमारे बाइसेप्स में, तो हमें एटलीस्ट 15 सेकेंड्स का होल्ड रखना है और रिपीट करना है एटलीस्ट 3 टाइम्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं पेक्टोरलिस स्ट्रेच के बारे में। पेक्टोरलिस स्ट्रेच करने के लिए हमें स्लाइटली अपने हेड लेवल में हम आर्म प्लेस करते हुए या तो कॉर्नर में खड़े होना है, या तो हमें डोर के मेन एंट्रेंस में खड़े होना है। फिर हमें आगे की तरफ लीन करना है। जब हम आगे की तरफ लीन करते हैं तो हमें हमारे शोल्डर में एक स्ट्रेच, एक पुल फील होता है। जिस मोमेंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट में वो स्ट्रेच हमें फील हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट या उस पर्टिकुलर स्ट्रेच में हमें एटलीस्ट 15 सेकेंड्स का होल्ड मेंटेन करके रखना है, सो दैट बेसिकली हमारे जो शोल्डर के जो मसल फाइबर्स है वो इनफ स्ट्रेच हो सके, और उनमें वापस से वो हम फ्लेक्सिबिलिटी रिटेन कर सके। बेसिकली ये एक्सरसाइज हम अपने जो पेक्टोरलिस मसल्स है उनको टारगेट करने के लिए हम ये स्ट्रेचिंग करते हैं। बाइसेप, वही बाइसेप स्ट्रेच करने के लिए हमें अपने पाम को वॉल के अगेंस्ट प्लेस करना है, एल्बोज को हमें स्ट्रेट रखना है, और फिर अपनी जो बॉडी है उसे हमें 30 सेकेंड्स के लिए ट्विस्ट करना है। फिर इस ट्विस्ट करने के बाद हमें एक होल्ड रखना है एटलीस्ट 30 सेकेंड्स का। सो जिस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें हमारे बाइसेप्स में स्ट्रेच फील हो जाए, हमें वहां उसे 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है। फिर हमें रिलैक्स होना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो पोस्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए। अपराइट पोस्चर हमें मेंटेन करके रखना है पूरी एक्सरसाइजेस के दौरान।
स्लीपर स्ट्रेच। सो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को अपने साइड में लाई डाउन करना है, फ्लैट सरफेस होना चाहिए और जो अफेक्टेड शोल्डर है वो हमारे नीचे होना चाहिए और जो हमारे आर्म्स हैं वो बेंड होने चाहिए। फिर हमें एक पिलो प्लेस करना है अपने हेड के नीचे, अगर हम कंफर्टेबल नहीं है तो, या अपने कंफर्ट के लिए हम पिलो प्लेस कर सकते हैं। अपने अनअफेक्टेड आर्म से हमें अपने जो अफेक्टेड आर्म है जो पुश करना है हमें डाउन। जिस पॉइंट में, जिस पर्टिकुलर मोमेंट में हमें ये फील हो जाए कि एक स्ट्रेच हमारे बैक ऑफ द शोल्डर्स में, जिस जो शोल्डर हमारा अफेक्टेड हुआ है उसमें हमें फील होने लग गया है, तो हमें स्टॉप कर देना है, प्रेस करना है। इस पर्टिकुलर पोजीशन में हमें 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है और रिलैक्स करना है एटलीस्ट 30 सेकेंड्स, और 4 रेप्स हमें एटलीस्ट परफॉर्म करने हैं। और कम से कम हमें 3 बार दिन में ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने रिस्ट को बेंड नहीं करना है और रिस्ट को डाउनवर्ड हमें प्रेस भी नहीं करना है, सो दैट हम अननेसेसरली हम अपने जो रिस्ट है उन्हें इंजर्ड ना कर ले। तो इस एक्सरसाइज को हमें कुछ इस तरह से करना है। सबसे पहले हमें एक स्लीपर पोजीशन लेनी है, साइडवेज में हमें लेटना है अब, और फिर हमें स्टार्ट करना है। हमें अपने जो आर्म्स हैं उन्हें नीचे की तरफ पुश करना है। जब हम पुश कर रहे हैं तो अगर हमारे जो अफेक्टेड आर्म है वो हमारे नीचे है, जो अफेक्टेड शोल्डर्स में जब हमें पुल फील हो जाए, जो एक स्ट्रेच हम फील करना चाह रहे हैं, अपने शोल्डर को स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, उसमें जब हमें फील हो जाए तो हम उस पर्टिकुलर पोजीशन में, उस पर्टिकुलर पॉइंट में एटलीस्ट 15 टू 30 सेकेंड्स का हमें होल्ड रखना है और फिर हमें रिलैक्स करना है। हमें इस एक्सरसाइज को करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें अपने रिस्ट को किसी भी तरह का एक्सर्शन नहीं देना है, या हमारे रिस्ट को हमें पुल नहीं करना है, पुश नहीं करना है। हमारी रिस्ट जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, बेंड हमें नहीं करना है।
स्टैंडिंग रॉक। बेसिकली इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को एक इलास्टिक बैंड की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए पेशेंट को एक डोर के पास खड़े होना है और एक 3 फीट लॉन्ग लूप बना लेना है इलास्टिक बैंड से और दोनों एंड्स को टाई कर लेना है। फिर पेशेंट को अपने हाथ के सपोर्ट से पेशेंट जो बैंड है उसे हमें पुल करना है, हमें पुश करना है और फिर अपने एल्बोज को बेंड रखना है और साइड्स में रखना है। फिर हमें स्लोली अपने एल्बोज को स्ट्रेट बैक की तरफ पुल करना है जब हम अपने आर्म्स को लेकिन क्लोज रखेंगे। फिर स्लोली एंड स्लोली हमें अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वहां रिटर्न होना है और फिर हमें रिपीट करना है। अपने शोल्डर ब्लेड्स को हमें स्क्वीज करना है जब भी हम ये पुल मूवमेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली इससे हमारा जो शोल्डर ब्लेड्स है वो भी उनका भी इन्वॉल्वमेंट होता है और हम क्योंकि एक इलास्टिक बैंड के साथ ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं सो इससे हमारी जो मसल ग्रुप्स है शोल्डर की उनकी स्ट्रेंथनिंग भी होती है और साथ ही हमारे एल्बोज का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है तो हम एल्बो की भी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इनिशियली हमें एक डोर नॉब में एक लूप बना लेना है एटलीस्ट 3 फीट का और फिर हमें उसे एल्बोज को पीछे ले जाते हुए हमें पुल करना है बैकवर्ड। फिर इस एक्सरसाइज को हमें दोनों आर्म से रिपीट करना है और जब हम एल्बो को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं तो हमें अपने जो शोल्डर ब्लेड्स है उन्हें स्क्वीज करना है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त पेशेंट को अपने जो अपर बॉडी जो पोस्चर है उसे प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है और प्रॉपरली फॉर्म करके रखना है। सबसे स्टार्टिंग में पेशेंट को जो इलास्टिक बैंड है वो उसके अगेंस्ट करना है। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेशन में इलास्टिक बैंड की जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव की जा सकती है और उसे प्रोग्रेस करने के लिए और वेट्स को यूज किया जा सकता है। इस एक्सरसाइज को एटलीस्ट हमें 10 रेपिटेशंस परफॉर्म करने और कोशिश करना है कि हम दोनों हाथों से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। External rotation with arm abducted 90 डिग्री। सो जैसा हमने लूप अपने पिछले एक्सरसाइज में बनाया था वैसा ही लूप अपने अपने डोर नॉब के साथ हमें इस एक्सरसाइज के लिए भी बनाना है।
हमें, और जो हमारी एल्बोज होंगी ये 90 डिग्रीज में बेंड होगी और हमारे शोल्डर हाइट में रेज्ड होगी। हमारे शोल्डर्स और एल्बो को लेवल में रखते हुए हमें स्लोली रेज करना है और हमारे हेड के ऊपर यानी हमारे हेड के लाइन में लेके आना है अपने हैंड्स को। फिर हमें स्लोली रिटर्न करना है स्टार्टिंग पोजीशन में और रिपीट करना है। ये हमें पूरी एक्सरसाइज में इंश्योर करना है कि हमारे जो एल्बोज है वो हमारे शोल्डर के लाइन से इन लाइन में रही, यानी कि शोल्डर्स और एल्बो हमारे प्रॉपरली अलाइंड रहने चाहिए। और जो इलास्टिक बैंड हम इनिशियली यूज करेंगे उसकी इलास्टिसिटी बहुत टफ नहीं होनी चाहिए और इनिशियली हमें इजी वे प्रोसेस में करना है। उसके बाद जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है तो हम रेजिस्टेंस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और ज्यादा बढ़ा सकते हैं, सो दैट कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपरली और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। तो कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी। इनिशियली हमारा जो एल्बो है वो 90 डिग्री में बेंड रहेगा, हमारा शोल्डर लेवल में प्लेस्ड रहेंगे। हमें जो लूप हमने फॉर्म किया है इलास्टिक बैंड से उसे टूवर्ड्स द हेड यानी कि ऊपर की तरफ हमें पुल करना है और हमारा जो रिस्ट है वो हमारे हेड से अलाइंड होने चाहिए। सो जब हम इनिशियल में करेंगे तो डिफिकल्टीज आएंगी, इसलिए पेशेंट को लो रेजिस्टेंस बैंड ही यूज करने हैं इनिशियली। और जैसे जैसे पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव होती है, जैसे जैसे पेशेंट में स्ट्रेंथ डेवलप होती है तो हम रेजिस्टेंस बैंड का जो रेजिस्टेंस है उसे इंक्रीज कर सकते हैं या हायर रेजिस्टेंस वाले बैंड हम यूज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करते वक्त पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि उसका जो पोस्चर है वो प्रॉपरली मेंटेन रहना चाहिए, किसी तरह का स्टूप पोस्चर नहीं होना चाहिए, फॉरवर्ड लीनिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमें अपर बैक पेन भी हो सकता है।
इंटरनल रोटेशन। सो इंटरनल रोटेशन करने के लिए पेशेंट को जो लूप हमने फॉर्म किया था इलास्टिक बैंड का, उसे यूज कर सकते हैं और फिर अपने एल्बोज को साइड में बेंड रख करके हम मूवमेंट कर सकते हैं। जो हमारे एल्बो है उसे हमें क्लोज साइड के तरफ लेके आना है, हमारे आर्म्स जो है वो अक्रॉस द बॉडी रहेंगे स्लोली। फिर हमें इसे स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आना है। ये ध्यान रखना है कि हमारे जो एल्बोज है वो हमारे प्रेस्ड होने चाहिए हमारे साइड में। एल्बो में जॉइंट में किसी तरह का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। सो कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। इसके लिए हमने जो इलास्टिक बैंड जो लूप हमने फॉर्म किया है हम वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये जो लूप है उसे अक्रॉस द बॉडी, हमारा जो एल्बो है वो प्रेस्ड होना चाहिए साइड्स में और हमें लूप का क्रॉस मूवमेंट करना है। इनिशियली हम जो लो रेजिस्टेंस बैंड है उन्हें यूज करेंगे और फिर धीरे धीरे हम प्रोग्रेसिवली हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे। एक्सटर्नल रोटेशन। सो जैसे हमने पिछले वीडियो में इंटरनली रोटेट किया, सो उसी तरीके से जब हम आर्म इंटरनल रोटेशन में हम आर्म इनवर्ड लेके आए थे। सो इस एक्सरसाइज में या एक्सटर्नल रोटेशन को करते वक्त पेशेंट को अपना जो आर्म है वो आउटवर्ड लेके जाना है। यानी जो हमारा लूप है 3 फुट का वो हमें यूज करना है। फिर अपने एल्बोज को साइड में बेंड रखना है और साइड्स में हमें प्लेस करना है। किसी तरह का हमारे एल्बो में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। और फिर हम अपने आर्म्स को स्लोली रोटेट करते हुए आउटवर्ड मूवमेंट करना है। इस एक्सरसाइज को करते हुए जब भी हम अपने एल्बोज को बैक की तरफ पुल कर रहे हैं तो हमें अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करना है। सो कुछ इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है जैसा हम इस इमेज में देख पा रहे हैं। हमें जो मूवमेंट है वो आउटवर्ड, हमारा जो आर्म का जो मूवमेंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। हमें जो जब हम आउटवर्ड मूवमेंट का डायरेक्शन मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारे जो शोल्डर ब्लेड्स है उन्हें हमें स्क्वीज करके रखना है।
एल्बो फ्लेक्शन। सो एल्बो फ्लेक्शन करने के लिए हमें पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, दोनों फिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि वेट जो है हमारे बॉडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। एल्बोज को हमें क्लोज, साइड के क्लोज रखना है और धीरे धीरे हमें अप टुवर्ड्स द शोल्डर हमें मूवमेंट करना है। जब हम ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें 2 सेकंड का होल्ड रखना है और फिर नीचे की तरफ लेके आना है। बेसिकली इससे हमारा जो है फ्लेक्शन, एल्बो का फ्लेक्शन मूवमेंट होता है। इस एक्सरसाइज को हमें करते वक्त बहुत फास्ट मूवमेंट या आर्म्स का स्विंगिंग मूवमेंट नहीं करना है। सो इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि पेशेंट एक वेट के साथ एक कर रहा है, बट इनिशियली हमें बिना वेट के करना है। और फिर जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथनिंग इम्प्रूव होती है, जैसे जैसे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो पेशेंट इसको एक वेट के साथ भी कर सकता है। एल्बो एक्सटेंशन। सो सेम जैसा हमने फ्लेक्शन किया उसी तरीके से हमें एल्बो को एक्सटेंड करना है। हम जब खड़े हो रहे हैं तो हमें अपने आर्म को रेज करना है और बेंड करना है अपने एल्बोज को, और अपने हेड के पीछे, बिहाइंड आवर हेड। फिर अपने आर्म्स को सपोर्ट करते हुए हमें दूसरे आर्म को एक के ऊपर प्लेस करना है। फिर हमें अपने एल्बोज को स्ट्रेट करना है और जो वेट है वो ओवरहेड, तो बेसिकली हमें ओवरहेड एक्टिविटी करनी है। और जब हम इस एक्सटेंड, हमारा एल्बोज पूरा एक्सटेंड हो जाए तो हमें 2 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। इस पूरी एक्सरसाइज को करते वक्त पेशेंट को अपने एब्डोमिनल मसल्स को टाइट रखना है और किसी तरह का आर्च अपने बैक में फॉर्म नहीं करने देना है। सो बेसिकली इसको हम एक ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन भी कह सकते हैं। सो एक आर्म से हमें अपने ट्राइसेप्स को सपोर्ट करना है और दूसरे आर्म से हमें अपने एल्बोज को स्ट्रेट करना है। जब हम एल्बोज को स्ट्रेट कर रहे हैं तो हमें अपने एल्बोज को पूरा स्ट्रेट करना है। पूरे एक्सटेंशन जब हमें एल्बोज का मिल जाए तो हमें उस एक्सटेंडेड पोजीशन में एटलीस्ट 2 सेकेंड्स का होल्ड मेंटेन करके रखना है। ट्रेपेजियस स्ट्रेंथनिंग। सो बेसिकली हमारे ट्रेपेजियस की स्ट्रेंथनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शोल्डर्स के लिए। तो इसके लिए हमें अपनी जो नी है उसे एक बेंच में प्लेस करना है, आगे की तरफ लीन होना है और अपने हैंड से हमें बेंच तक रीच करना है और सपोर्ट कर सकते हैं हम अपने वेट को इससे। जो दूसरा हाथ है वो हमारा साइड में रहता है, पाम हमारा फेसिंग बॉडी रहती है। स्लोली हमें अपने आर्म को रेज करना है और रोटेट करना है अपने हैंड को, सो दैट हमारा जो थम्स है वो अप पोजीशन में मेंटेन रहे। और हमें स्टॉप करना है जब हम शोल्डर हाइट में आ जाए और हमारा आर्म ग्राउंड के पैरेलल, फ्लोर के पैरेलल प्लेस हो जाए। फिर स्लोली हमें नीचे लेके आना है अपने आर्म को एट अ काउंट ऑफ 5। सो 1 2 3 4 5, ये हमें काउंट करना। हम इसको एक वेट के साथ भी कर सकते हैं, बट हमारे लिए जो लास्ट रेपिटेशंस होते वो काफी डिफिकल्ट हो। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ये पेन फ्री रेंज में ही इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करनी। सो कुछ इस तरीके से हम अपने नी को बेंच में प्लेस करते हैं और एक आर्म को से हम अपने बॉडी को सपोर्ट करते हैं। फिर हम अपने साइड वेज में हम आर्म को रेज करते हैं जिसमें हमने वेट को ग्रैब किया। सो तब तक हम उस वेट को ग्रैब करके लिफ्ट करते हैं जब तक हमारा आर्म ग्राउंड के पैरेलल नहीं आ जाता। और जिस पर्टिकुलर पोजीशन में पैरेलल आ गया है तो हमें वहां होल्ड रखना है एटलीस्ट 2 to 5 सेकेंड्स और फिर हमें नीचे लेके आना है, अपने स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आना है।
स्कैपुला सेटिंग, सो इसके लिए पेशेंट को बेसिकली स्टमक में लाई डाउन करना है, यानी कि प्रोन पोजीशन में, और आर्म साइड में रहेंगे। हमें एक पिलो अपने फोरहेड के साइड में प्लेस करना है, या फोरहेड के अंदर हमें प्लेस करना है। फिर हमें अपने जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उन्हें दोनों को साथ लाने की कोशिश करनी। हमें इसे एक कंफर्टेबल पोजीशन में ही परफॉर्म करना है, और जब हम इस पोजीशन को मेंटेन कर ले तो हमें 10 सेकेंड्स का होल्ड करते हुए एटलीस्ट 10 टाइम्स रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते वक्त पेशेंट को ध्यान रखना है कि ज्यादा टेंशन उसके नेक की मसल्स में ना पड़े। कुछ इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली हम इसे अपना स्कैपुला जो है उसे हमें स्क्वीज करना है, शोल्डर ब्लेड्स को हमें स्क्वीज करना है, सो दैट हमारे शोल्डर ब्लेड्स भी एक्टिवेटेड रहे। स्कैपुलर रिट्रैक्शन या प्रोट्रैक्शन, सो इसके लिए पेशेंट को एक प्रोन पोजीशन में लेटना है, और जो आर्म है वो हैंगिंग रहेगा साइड में। अपने एल्बोस को स्ट्रेट करते हुए हमें लिफ्ट करना है वेट स्लोली, और स्क्वीज करना है अपने शोल्डर ब्लेड्स को, सो दैट कि अपोजिट साइड में हम जितना फार जा सके, उतना जितना पॉसिबल हो उतना हम जा सके। फिर हमें नीचे की तरफ लेके आना है, यानी स्टार्टिंग पोजीशन में लेके आना है, और रिपीट करना है। हमें श्रग मूवमेंट नहीं करना है शोल्डर का। कुछ इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें जो हमारा अफेक्टेड है आर्म है वो साइड में हैंग करता है, और हमें अपवर्ड मूवमेंट करना है, जिसमें हमारा स्कैपुला का रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन मूवमेंट होता है। बेंट ओवर हॉरिजॉन्टल एब्डक्शन, इस एक्सरसाइज को करने के लिए पेशेंट को अपने स्टमक में लेटना है, इंजर्ड आर्म हैंगिंग डाउन रहेगा, और अपने आर्म्स को स्ट्रेट रखते हुए स्लोली हमें आई लेवल तक रेज करना है। फिर हमें नीचे लेके आना है, और हमें जो मूवमेंट हम कर रहे हैं वो बहुत ही कंट्रोल्ड मूवमेंट होना चाहिए। कुछ इस तरीके से जब हमारा आर्म पैरेलल आ जाए तो हमें वहां होल्ड करना है, और फिर हमें नीचे की तरफ लेके आना है। बेसिकली इसे हम प्रोन पोजीशन में करते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन, हमें फ्लैट सरफेस में बैक में लेटना है, अपने आर्म्स को हमें स्ट्रेट रखना है, एक्सटेंड करना है 90 डिग्रीज, अपने एल्बोज को बेंड करके, फिंगर्स हमारे पॉइंटेड अप होने चाहिए। एल्बो को बेंड रखते हुए हमें एक आर्क बनानी, और हमारे एल्बो को 45 डिग्री एंगल से लेके आना है अगर हमें 90 डिग्री में पेन फील होता। कुछ इस तरीके से हम ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हमें एक आर्क बनानी होती है हमारे बेंट एल्बो से। एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन जैसे हमने इंटरनल रोटेशन किया, अनअफेक्टेड आर्म से हमारा जो साइड में रहेंगे, इंजर्ड आर्म हमारा जो है वहाँ एल्बो 90 डिग्री का बेंड रहेगा। अगर पेशेंट को पेन फील होता है तो 45 डिग्री भी कर सकता है। फिर अगेंस्ट हमें साइड स्लोली अपने आर्म्स को रोटेट करना है, और वेट को रेज करना है। फिर नीचे लाते हुए पेशेंट को काउंट 5 में नीचे लेके आना है, और अपने बॉडी को हमें रोल बैक होने से रोकना है। कुछ इस तरीके से पेशेंट को ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। पेशेंट इसे साइड लाइन में भी कर सकते हैं, सो दैट उनके जो वेट है वो बहुत कंट्रोल्ड वे में हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी, बहुत हरीडली ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं करनी।
इंटरनल रोटेशन, सो बेसिकली फर्म सरफेस में हमें अपने एल्बोज को बेंट रखते हुए अपने वर्टिकल पोजीशन में रेज करना है अपने एल्बोज को, और अपने साइड, अपने बॉडी के साइड में हमें उसे रेज करना है। जैसा हम नेक्स्ट स्लाइड में जब हम इमेज में देखेंगे तो हम समझेंगे। तो जैसा हमने अपोजिट आर्म का हमने किया, उसी तरीके से हमें अपने अपोजिट आर्म में भी वेट के साथ ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी, बहुत कंट्रोल वे में करनी है अगर हम कोई वेट यूज कर रहे हैं तो। नेक फ्लेक्शन, सो शोल्डर के साथ साथ हमें अपने नेक मसल्स को भी स्ट्रेंथन करना होता है। सो नेक फ्लेक्शन करने के लिए पेशेंट को स्टार्टिंग पोजीशन में न्यूट्रल पोजीशन से लेकर के आगे की तरफ बेंड करना है, 10 से 20 सेकंड्स का होल्ड करना है और फिर रिपीट करना है एटलीस्ट 10 टाइम्स, और दिन में कम से कम 2 बार इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। नेक साइड बेंडिंग, सो पेशेंट को नेक को साइड वेज की तरफ हमें टिल्ट करना है, दोनों साइड में एटलीस्ट 10 रेपिटेशंस करने हैं और 10 से 20 सेकंड्स का होल्ड रखना है और परफॉर्म करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स पर डे। नेक रोटेशन, तो इसके लिए पेशेंट को अपने हेड को स्लाइटली टर्न करना है और अपने अपोजिट शोल्डर की तरफ देखना है, होल्ड रखना है 10 से 20 सेकंड्स और रिपीट करना है 10 टाइम्स और परफॉर्म करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स पर डे। शोल्डर फ्लेक्शन, सो शोल्डर फ्लेक्शन करने के लिए पेशेंट को अपने आर्म्स को स्ट्रेट रेज करना है, कीपिंग अपने जो एल्बो है उसे स्ट्रेट। सो इसे हम सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। सेम हम जब साइडवेज मूवमेंट करेंगे तो हमारा शोल्डर एबडक्शन मूवमेंट होगा। सो हमारा जो पाम है वो अपवर्ड फेसिंग होगा और हमारे एल्बोज स्ट्रेट रहेंगे। हॉरिजॉन्टल शोल्डर एबडक्शन या एडक्शन करने के लिए पेशेंट को अपने आर्म्स को साइड में अपने होल्ड रखना है और एक अक्रॉस मूवमेंट करना है अपने बॉडी की, एल्बो को स्ट्रेट रखते हुए। शोल्डर सर्कमडक्शन, सो बेसिकली ये एक रोटेटरी मूवमेंट है जिसमें पेशेंट को अपने आर्म्स का सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है 5 टाइम्स काउंटर वाइज, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। शोल्डर एक्सटेंशन, सो इसको करने के लिए पेशेंट को अपने आर्म्स को बैकवर्ड मूव करना है, हमें ध्यान रखना है कि हम आगे की तरफ लीन ना हो। एल्बो फ्लेक्शन, सो इसके लिए हमें एल्बोज को बेंड करना है और एक्सटेंड करना है, यानी कि स्ट्रेट करना है। एल्बो एक्सटेंशन जैसा हमने वेट के साथ देखा था वैसे ही हम इसे बिना वेट के साथ जब परफॉर्म करेंगे तो एक ओवरहेड एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी, जिसमें हम जब स्ट्रेट कर रहे हैं तो हमारे एल्बोज एक्सटेंडेड होते हैं और हमें 2 सेकंड से 5 सेकंड का होल्ड मेंटेन करना है। फोर आर्म प्रोनेशन और सुपिनेशन, सो फोर आर्म प्रोनेशन सुपिनेशन करने के लिए हमें अपने पाम को टर्निंग मूवमेंट करना है, अप एंड डाउन। सो अप जब कर रहे हैं तो होल्ड रखना है और डाउन जब हम कर रहे हैं तो हमें उस पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके रखना है। रिस्ट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, सो इसके लिए पेशेंट को अपने पाम डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट करने हैं। और एक टेबल में हम प्लेस कर सकते हैं और फिर पाम को ऊपर और नीचे की तरफ हमें मूवमेंट करने। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया ह्यूमरस फ्रैक्चर की फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।